रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। और इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरह के स्ट्रक्चर, किस तरह की साख्तें बनती है और किस तरह के वक़ुआत होते हैं, किस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। उनके अंदर कौन सा अमल होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो हमने कहा था कि दो स्पर्म सेल बनेंगे। एक स्पर्म सेल जाके डायरेक्टली एग के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और वहां पर बनेगा जाइगोट। और दूसरा सेल जाके जो न्यूक्लियस है उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, जो दो पोलार न्यूक्लिया है उनके साथ, और उसकी वजह से वहां बनेगा इंडोस्पर्म। इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी साख्तें बनती है? तो सबसे पहला वहां पर होता है इंडोस्पर्म। वहां पर स्टार्ट होता है इंडोस्पर्म की नमू स्टार्ट होती है, इंडोस्पर्म की वहां पर ग्रोथ की शुरुआत होती है। उसके बाद वहां पर बनना शुरू होता है एम्ब्रियो। उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। फिर उसके बाद बनता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल से बनता है बीज। ओव्यूल से क्या बनना शुरू होता है? बीज। और उसके बाद ओवरी, ओवरी से वहां पर बनना शुरू होता है फल। तो यहाँ पर इस तरह के चार इवेंट होते हैं जिसमें इंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो बनता है, बीज बनता है और आखिर में बनता है फल। ये जो पूरे चार इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है इनको? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या फर्टिलाइजेशन के बाद की साख्तें, फर्टिलाइजेशन के बाद के वाकयात। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडोस्पर्म कैसा बनता है, एम्ब्रियो कैसा होता है, फिर बीज बनने का अमल कैसा होता है, फिर फल बनने का अमल कैसा होता है। और एग्जाम में इनके ऊपर अलग अलग नीट एग्जाम में इन पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर चार अलग अलग अमल होते हैं, इसलिए उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट कहा जाता है उस इवेंट को कहा जाता है इंडोस्पर्म। कि हम यहाँ देखेंगे कि इंडोस्पर्म की नमू कैसे होती है, इंडोस्पर्म बनता कैसे है। तो सबसे पहली चीज कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की नमू से पहले इंडोस्पर्म की नमू होती है। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो बनना चाहिए या इंडोस्पर्म बनना चाहिए। तो सबसे पहले वहां पर बनना शुरू होता है इंडोस्पर्म और उसके बाद एम्ब्रियो की नमू होती है। वो क्यों होती है? उसकी बड़ी वजह है कि सबसे पहला ये होता है कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, उनके अंदर तकसीम होती है। उनके अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है, उनके अंदर तकसीम होती है। और उनके अंदर तकसीम होने के बाद वहां पर बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। वहां पर क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। इस टिश्यू के जो सेल होते हैं, इन सेल के अंदर क्या होता है? इन सेल के अंदर जखीरा किया गया होता है ग़िज़ा। किसका जखीरा किया गया होता है? ग़िज़ा का। और ये जो ग़िज़ा है ये नमू पजीर एम्ब्रियो के तग़ज़िये के लिए इस्तेमाल होती है। यानी ये जो टिश्यू है, ये जो सेल है, जो कहाँ से बन रहे हैं? जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से बन रहे हैं। ये आगे चल के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, ये आगे चल के तग़ज़िया प्रोवाइड करेंगे, ये आगे चल के ग़िज़ा प्रोवाइड करेंगे। किसको देंगे? ग्रो होने वाले एम्ब्रियो को। इसीलिए एम्ब्रियो से पहले इंडोस्पर्म बनता है। यानी आपके घर में जिस तरह से ये होता है कि आपके दाखिल होने से पहले खाना बना के रखा जाता है ताकि आप जब घर में इंटर हो तो आपको खाना आसानी से मिल जाए, इसी तरह से इंडोस्पर्म पहले बन जाता है, जब उसके बाद एम्ब्रियो आता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को जो ग़िज़ा हासिल करना है वो कहाँ से हासिल करेगा? वो इंडोस्पर्म से। इसलिए इंडोस्पर्म की ग्रोथ पहले होती है और उसके बाद एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है। तो ये पहला जो सवाल उन्होंने उठाया था कि एम्ब्रियो की नमू से पहले इंडोस्पर्म की नमू क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इंडोस्पर्म ग्रोथ करने वाले एम्ब्रियो की या नए नए बनने वाले एम्ब्रियो की ग़िज़ा मुहैया करेगा, उसकी ग्रोथ में मदद करेगा। इसलिए सबसे पहले क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। फिर इंडोस्पर्म बनते कहाँ से है? तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। कहाँ से बनते हैं? प्राइमरी
इंडोस्पर्म सेल, ये याद रखिए, एग्जाम में इस पे पूछता है। तीसरी चीज जो याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। कंडीशन कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, इसको याद रखिए। फिर आगे एक और चीज जिसको याद रखना है कि इंडोस्पर्म के नमू के, इंडोस्पर्म की जो नमू है सबसे आम किस्म में, उसकी जो सबसे आम किस्म होती है, यानी अलग अलग किस्में होती है, तो उसमें एक जो सबसे आम किस्म होती है वो 3 फ्री न्यूक्लियाई, उसके पास क्या होते हैं? 3 फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। और 3 फ्री न्यूक्लियाई बनाने के लिए पीईएन मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, वहां पर क्या होता है? पीईएन का मतलब क्या है? पीईएन का मतलब है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में क्या होती है? एक के बाद एक न्यूक्लियर तकसीम होती है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है? इंडोस्पर्म के नमू की सबसे आम खास बात क्या है कि उसके अंदर जो 3 फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, उनको अंदर जो पीईएन है, पीईएन मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उनके अंदर फटाफट फटाफट क्या होती है? तकसीम होती है। और इंडोस्पर्म के नमू की इस हालत को, अब अगर इंडोस्पर्म यहाँ बन रहा है तो इस हालत को फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या कहा जाता है? उस वक्त उसको फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर, तो ये कौन है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और देखिए यहाँ पर क्या बन रहे हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म से। तो सबसे पहला जो इवेंट स्टार्ट होगा, सबसे पहला इवेंट स्टार्ट होगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो ट्रिप्लॉइड रहेंगे, उनके अंदर कंडीशन कैसी रहेंगी? 3n। और उसके बाद उनके अंदर फटाफट तकसीम होने के बाद वो क्या बना देंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। तो पहले वो न्यूक्लियस थे और न्यूक्लियस बनने के बाद वो किस में कन्वर्ट होंगे? सेल। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जब उनके स्ट्रक्चर के इंडोस्पर्म बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले जो न्यूक्लियाई है उनके अंदर तकसीम होती है। वो न्यूक्लियाई किस तरह के होते हैं? फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। उन फ्री न्यूक्लियाई के अंदर तकसीम होती है, उस तकसीम को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फिर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि उनके सराउंडिंग में आगे चल के क्या होगा? आगे चल के ये होगा कि उनके अतराफ में क्या होगा? बाद में उनके अतराफ में क्या बनेगी? सेल दीवार बनना शुरू होती है। आगे चल के उनके पास क्या बनना शुरू होती है? सेल दीवार। जो न्यूक्लियाई बने उन न्यूक्लियाई के अतराफ में क्या बनना शुरू हो जाती है? उन न्यूक्लियाई के अतराफ में बनना शुरू होती है सेल वॉल। और उस सेल वॉल की वजह से उनके पास क्या होते हैं? अब वो न्यूक्लियस से क्या बन गए? सेल। तो बाद में सेल दीवार की तश्कील होती है और तश्कील होने की वजह से इंडोस्पर्म जो है वो कैसा बन जाता है? सेल्यूलर। अब वो कैसा बन जाता है? सेल्यूलर। पहले जो इंडोस्पर्म था वो न्यूक्लियर था, यानी सिर्फ न्यूक्लियस थे। बाद में उसके सराउंडिंग में सेल वॉल बनी, उसके अतराफ में सेल वॉल बन गई। अब वो इंडोस्पर्म कैसा हो गया? सेल्यूलर। यानी वहां पर क्या बन गए? अब सेल बन गए, खलिए बन गए। अभी तक वो सिर्फ एक न्यूक्लियस था, बट अब वो क्या बन गया है? खलिया बन गया है। और वहां पर बहुत सारे खलिए मिलकर फिर इंडोस्पर्म बनाएंगे। तो खलिए साजी को कहा जाता है सेल्यूलराइजेशन। सेल्यूलराइजेशन मतलब न्यूक्लियस के अतराफ में सेल वॉल बनाने का मतलब। तो खलिए साजी से पहले फ्री न्यूक्लियाई बनने की तादाद बहुत अलग अलग होती है, यानी अलग अलग प्लांट के अंदर ये जो न्यूक्लियस होंगे ये अलग अलग होंगे। और अगर फ्री न्यूक्लियर के तादाद नंबर अगर अलग है तो इसका मतलब जो इंडोस्पर्म सेल होंगे उनके नंबर भी क्या होंगे? अलग होंगे। कुछ अगर आप देखें कि कच्चे जो नारियल है, कच्चे नारियल में नारियल का जो पानी है जिससे आप सभी वाकिफ है, ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के अलावा और कुछ नहीं है। यानी वो जो पानी आप देखते हैं वो पानी बुनियादी तौर पे क्या है? वो पानी न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर, यानी वो सारे क्या है? न्यूक्लियस है। और वो हजारों न्यूक्लियस, लाखों करोड़ों न्यूक्लियस आगे चल के क्या करते हैं? वो आगे चल के सेल्यूलराइजेशन करते हैं। और जब उनके अंदर सेल वॉल बन जाती है, सेल्यूलराइजेशन होता है, तो सफेद गूदा अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? सफेद गूदा, जो सेल्यूलर इंडोस्पर्म होता है। और वो क्या है? सेल्यूलर इंडोस्पर्म। यानी आपने अगर नारियल देखा है तो नारियल के अंदर जो पानी होता है वो पानी बेसिकली क्या है? वो पानी फ्री न्यूक्लियर कंडीशन है। और उसी पानी का बाद में हमको क्या देखने को मिलता है? खोपरा।
है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, खोपरा। वो जो सफेद खोपरा है या जो सफेद गूदा है, वो सफेद गूदा क्या है, बेसिकली सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर और सेल्यूलर, ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म में जो पहली कंडीशन होती है वो न्यूक्लियर कंडीशन होती है और बाद में वहां पर सेल वॉल बनती है तो फिर सेल्यूलर कंडीशन आ जाती है। इस तरह से वो एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बीज के, अब एंडोस्पर्म जो सीड है, बीज के पुख्ता होने से पहले या तो नमूपजीर एम्ब्रियो के जरिए मुकम्मल तौर पर खत्म कर लिया जाता। ये जो एंडोस्पर्म है जो बीज के अंदर है, तो बीज के पुख्ता होने से पहले या तो वो नमूपजीर यानी जो ग्रोथ होने, जिसकी ग्रो हो रही है, कौन किसकी ग्रो होने वाली है वहां पर, एम्ब्रियो की, तो उस एम्ब्रियो के जरिए वो मुकम्मल तौर पर या तो खत्म हो जाएगा या वो पुख्ता बीज में मौजूद हो सकता है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो बीज पुख्ता होने के दौरान में वो जितना भी एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के जरिए यूज हो जाएगा या फिर वो पुख्ता बीज में रहेगा जो आगे चल के इस्तेमाल में आए। अगर आपको इनकी एग्जाम्पल देखना है जिसके अंदर बीज के डेवलपमेंट के साथ, बीज के पुख्ता होने के साथ एम्ब्रियो पूरा इंडोस्पर्म को खा जाता है, यूज कर लेता है, तो उसकी एग्जाम्पल है मटर, उसकी एग्जाम्पल है मूंगफली, उसकी एग्जाम्पल है सेब। लेकिन पुख्ता मौजूद होने के बाद तो उसकी एग्जाम्पल है एरंडी और उसकी एग्जाम्पल है नारियल, जहां पर आपको बीज के पुख्ता होने के साथ वो मौजूद हो सकता है। कौन मौजूद हो सकता है, इंडोस्पर्म। और बीज उपजने के दौरान, और कुछ जगह पे बीज उपजने के दौरान क्या होता है, वो इस्तेमाल होता है। एरंडी, मटर, सेब, मूंगफली, नारियल का फल, कुछ बीजों को तोड़िए, अगर आप इनको तोड़ेंगे और हर एक के अंदर इंडोस्पर्म को देखिए, तो ये एक आपको प्रैक्टिकल काम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप घर बैठे बैठे क्या करिए, बीज को तोड़िए, बीज को तोड़ने के बाद उसके अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है, उसके अंदर इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो गया या किस तरह का दिखाई देता है, ये चेक करने के लिए, ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली एक होमवर्क दिया जा रहा है। तो बेसिक इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन जो आपको समझना है ये कि इंडोस्पर्म पहले तो क्या काम करता है, इंडोस्पर्म ये एम्ब्रियो के लिए तगजिया, ग़िज़ा का काम करता है। दूसरी चीज, इंडोस्पर्म की जब ग्रोथ होती है तो पहले वो कैसा होता है, वो फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में होता है। कुछ दिनों के बाद उसके अतराफ में सेल वॉल बनती है, उसका सेलुलराइजेशन होता है। सेलुलराइजेशन होने के बाद वहां पर सेल बनते हैं जिसको हम इंडोस्पर्म सेल कहते हैं। तीसरी चीज कि इंडोस्पर्म के अंदर जितने भी न्यूक्लिया है या इंडोस्पर्म के अंदर जितने भी सेल हैं, उनकी कंडीशन हमेशा ट्रिप्लॉइड होती है। कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड, यानी उनके पास जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 3n। कितने हैं, 3n। ऐसा क्यों है, तो इसको याद रखिए कि जब हमने ये पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तो हमने पढ़ा कि एक स्पर्म जाके दो पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज होता है, तो नतीजे में ऑलरेडी वहां दो सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, तीसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आया, स्पर्म के पास से, इसलिए वहां पर जो कंडीशन होती है वो 3n कंडीशन होती है। उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए मुझसे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।